गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम गणित के पूरे विषयों को लेते हुए 20 क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश किए। आज दोबारा कुछ क्वेश्चन लेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। तो आज की कक्षा शुरू करें। पहला सवाल हमारा दिया गया है ग्रीन बोर्ड में, इसको आप सब पढ़ेंगे और इसको सरल रूप में बनाते हुए इन चारों में से इसका उत्तर क्या है आपको बताना है। आंसर एकदम सरल है। गुणा आता है सबको? किसको नहीं आता? आ जाता है ना गुणा करना। तो गुणा करना है और कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है और इसको बना लेना है। कैसे बनाएंगे? हम प्रश्न को देखें। अरे गुणा है, शुरू कर दिए गुणा करना। 3 से गुना इसका, फिर इसका, फिर इसका, 15 मिनट वेस्ट। फिर जो भी उत्तर आएगा उसमें गुना किए इसका, फिर 15 मिनट वेस्ट। और गणित में फेल, सिलेक्शन कैंसर हो गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग? जीरो है कि नहीं है बीच में? और किसी भी संख्या का अगर मैं 0 से गुना करूं तो उसका उत्तर क्या होता है? 0 होता है। जैसे 3 शून्यम 0, 10 शून्यम 0 होता है। कोई भी संख्या का गुणा यदि मैं 0 से करूं तो उसका उत्तर 0 ही होगा। कोई भी संख्या का गुणा मतलब क्या होता है? बार बार जोड़ना। अगर इधर से देखेंगे तो 3 को एक भी बार नहीं जोड़ना है, तो एक भी बार नहीं जोड़ेंगे तो क्या आएगा उत्तर? 0। इधर से देखेंगे 0 को 3 बार जोड़ना है। ये लो 0 को 3 बार लिख लो, जोड़ लो, उत्तर कितना आएगा जी? 0 आएगा ना। और गुणा क्या होता है? बार बार जोड़ना। तो 0 को हम इतने बार जोड़े तो इन दोनों का उत्तर क्या आ गया? 0। अब इसको इतने बार जोड़े तब उत्तर आ गया 0। अब इसको इतने बार जोड़े तो उत्तर क्या आ गया? 0। अब इसको 2 से गुणा कर दिए तो उत्तर क्या आ गया? 0। यही गलती कर देते हैं बच्चे। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? 10 प्लस 10 नहीं ना, मैं समझा 10, सुनने में गलती हो गया। कौन सा चिन्ह? प्लस का, जोड़ने का। तो क्या 0 में मैं 2 को यदि जोड़ूं तो उत्तर 0 आएगा? क्या आएगा उत्तर? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सरल था सवाल। इतने दूर तक आपको गुणा को बनाना है और यहाँ पे क्या बनाना है? जोड़ना। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे, उत्तर क्या आएगा? 2। लेकिन अधिकांश बच्चे इस सवाल का उत्तर 0 लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? अचानक से हम प्रश्न को देखें, अरे इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना 0 से। और बार्ले सर तो बताए हैं कि किसी भी संख्या का 0 से गुना करेंगे तो उत्तर हमेशा 0 आता है। ये है इसका उत्तर। हम इस गुणा को भी क्या समझ लिए? क्योंकि हमारा माइंड जो है, अगर ये गुना है, ये गुना है, ये गुना है, तो आगे ये क्या मानता है कि ये भी क्या है होगा? गुना। से आप सबका एक टेस्ट लेते हैं। चलिए बताइए। ट्यूबलाइट का कलर, आपकी कॉपी का कलर, अंडे का कलर, ये सीलिंग का कलर। गाय क्या पीती है? दूध पीती है जी। गाय दूध पीती है कि पसिया पीती है, पानी पीती है? हम लोग क्या बोल दिए? दूध। हो सकता है क्या? तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ये आया, इसके बाद ये आया, ये आया। सर बोले अंडा सफ़ेद, ट्यूबलाइट सफ़ेद, सीलिंग सफ़ेद, तो गाय क्या पीती है पूछूं तो इसका उत्तर भी सफ़ेद होना चाहिए। तो सफ़ेद क्या जुड़ा हुआ है? दूध। तो उत्तर दूध हो गया। और यही गलती हमारा दिमाग जानते हुए भी गलती कर देता है। तो इन चिन्हों को आप अच्छे से ध्यान से देखोगे। अगर ध्यान से नहीं देखे तो कौन सा उत्तर लगा के आओगे आप लोग? इसको, ये देखो, और 1 नंबर खत्म। बिल्कुल सरल सवाल था। कभी कभी प्रश्न देता है 5 4 7 गुना 3 2 5 गुना 1 4 7 गुना 1 9 8 5। इसके इकाई में कौन सा अंक होगा? इन सब का यदि मैं गुना करूं तो इकाई में कौन सा अंक होगा? इकाई का अंक आपको बताना है।
अब फिर से शुरू कर दो गुना करना। इसका गुना इससे करेंगे, फिर जो भी उत्तर आएगा उसका गुना इससे करेंगे, फिर जो भी उत्तर आएगा उसका गुना इससे करेंगे, और देख लेंगे इकाई में कौन सा अंक है। करते करते बैठे रहे वहीं हैं। इसका भी कोई सरल तरीका होगा ना। तो कैसे गुना करना है, इकाई का वो पूछेगा। अगर इस तरह का सवाल दिया तो तुमको गुना करना नहीं पूछेगा वो, क्योंकि गुना करना देगा तो समय बहुत हो जाएगा। कैलकुलेटर रहता तो टप टप बटन दबाते उत्तर आ जाता, लेकिन वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाओगे तो एक ही सवाल में 20 मिनट या हो सकता है 1 घंटा लग जाए, और उसके बाद भी वो सही बनेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसका भी कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे देखिए, इकाई का अगर अंक पूछा है तो इकाई बस का आपको गुना करते जाना है। इकाई बस का गुना करेंगे, जो उत्तर इकाई में आएगा वही इन सब के गुना करने के बाद इकाई में होगा। चलिए गुना करते हैं। इधर इकाई में क्या है 5, और इधर चलो 5 सत्ते 35, 35 के इकाई में क्या है 5। अब इस 5 का गुना इस इकाई से, सिर्फ इकाई का गुना इकाई से करना है। 5 पंचे, फिर इकाई में 5, फिर 5 सत्ते 35। अब बता दो इकाई में कौन सा अंक होगा, ये हमारा उत्तर। चले अब इसको देखते हैं, फिर भाई इकाई में कौन सा अंक होगा आपको बताना है। फिर से गुना करेंगे, 6 और 7 का गुना करो, कितना होगा 42, 6 सत्ते 42, 42 का 2। अब इस 2 का गुना 5 से करो, 5 दूनी, अब इकाई में क्या आ गया, और 0 का आगे गुना करेंगे तो कौन सा अंक आएगा 0। तो ये 0 का गुना 2 से करेंगे 0, 0 गुना 7 से करेंगे 0, तो इकाई का अंक कौन सा हुआ 0 हुआ। जब बन गया जल्दी सवाल, इस तरह से हमको बनाना है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पढ़ो चारों को। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 न सम और न विषम संख्या है। 0 के बारे में पूछा है, तो 0 कौन सी संख्या है, विषम है क्या, सम है क्या, हाँ कि नहीं, हाँ बोल रहे हो ना। 0 एक अभाज्य संख्या है क्या, अपने अलावा दूसरे से भाग नहीं जाएगी, एक और खुद से भाग जानी चाहिए, दूसरे से नहीं जानी चाहिए। 0 न सम और न विषम संख्या। हमारा गिनती कहाँ से शुरू हुआ है 1 से, तो 1 विषम संख्या, 2 सम, 3 विषम, 1 सम संख्या, 1 विषम संख्या। मतलब हमारे गिनती में यदि हम जाएं तो आधी संख्याएं सम हैं और आधी संख्याएं विषम हैं, लेकिन 0 का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है क्या। सोच के देखो, गिनती कहाँ शुरू होता है 1 से। हमको 10 के बारे में नहीं पूछा है भाई, ये 10 है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं 0 के बारे में। तो 0 कौन सी संख्या है, 10 के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ ना, उसके आखिरी में 0 है तो हाँ सम संख्या हो गया, ऐसा नहीं पूछ रहे। हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, सिर्फ 0 के बारे में। तो 0 कौन सी संख्या होगी, सम, विषम, अभाज्य कि न सम न विषम। विषम हो सकता है क्या, है ना। एक सिंपल हम लोग बोलते हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो न इस, अगर 2 लोगों में बांटो तो न इसको कुछ मिला न उसको कुछ मिला, तो वो अभी भी बराबर है। लेकिन कुछ भी नहीं है तो उसको मैं बांटूं कैसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो बांटूंगा कैसे, कैसे बांटूंगा, कैसे बांटूंगा, कुछ है ही नहीं तो कैसे बांटूंगा, दिक्कत है कि नहीं है। तो उस हिसाब से देखोगे तो ये सम संख्या थोड़े बोल सकते हैं इसको। तो देखते हैं कौन सी संख्या सम है और कौन विषम। अगर ये सम संख्या है तो सम वाला गुण इसमें होगा, अगर ये विषम है तो विषम वाला गुण होना चाहिए ना। अगर ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य वाला गुण होना चाहिए। है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है, 2 है ना, और 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। तो मैं पहले से बता दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।
और शून्य जो है वो 2 से छोटी है। तो ये हो सकता है क्या उत्तर? नहीं। अब आते हैं सम और विषम में। यही दिक्कत, अगर इसको जान गए तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है वो पता चल जाएगा। चलिए एक सम संख्या देखते हैं। ये 2 है, सम संख्या है, इसमें मैं कोई विषम संख्या जोड़ता हूं। चलो जोड़ते हैं। 1, तो उत्तर कौन सा आया? विषम आया। मतलब अगर कोई भी सम संख्या यदि मैं लूं, उसमें मैं विषम संख्या को जोड़ूं तो उत्तर हमेशा विषम आएगा। जैसे 10 है, 10 में 15 को जोड़ो, कितना आएगा उत्तर? 25। विषम आया कि नहीं आया? अब 0 अगर सम संख्या है, यदि मैं उसमें विषम संख्या को जोड़ूं तो उत्तर विषम आना चाहिए। जोड़ के देख लेते हैं। 0 है, अगर इसमें मैं 3 को जोड़ूं तो उत्तर कितना आएगा? 3। तो विषम सम वाला गुण है इसमें कि नहीं है? चलो अब गिनती को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से छोटा 0। चलिए देखते हैं। विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम। एक विषम एक सम, एक विषम एक सम। अगर 2 सम है तो 2 के बाद आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। ये विषम है तो विषम के बाद कौन सी संख्या होनी चाहिए? 1 के पहले कौन सी संख्या होगी? 0। अब इसको देखते हैं। 1 आया, 1 विषम है कि नहीं है? तो इसके पहले आने वाली संख्या क्या होगी? सम होगी। फिर सम, फिर विषम। पैटर्न को ठीक से फॉलो कर रहा है ये 0? सम विषम सम विषम। तो इस हिसाब से भी कौन सी संख्या होनी चाहिए? 0 जो है वो सम। इस हिसाब से देखें तो सम। और सम में यदि मैं सम को जोड़ता हूं तो सम संख्या उत्तर आता है। सम संख्या जैसे 10 है, सम संख्या 20 है, दोनों को जोड़ेंगे उत्तर 30 आया। तो सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ? अब 0 में कोई भी सम संख्या जोड़ के देख लो। ये 0 है, इसमें 2 को जोड़ो, उत्तर कितना आएगा? 2। 0 है, इसमें तुम 10 को जोड़ो, उत्तर कितना आएगा? 10। तो ये भी नियम को फॉलो कर रहा है। तो कौन सी संख्या बोलेंगे 0 को? सम संख्या। तो कौन सा उत्तर सही होगा जी? बी। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 360 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड क्या होता है पता करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा ना। गुणनखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुणन और खंड। तो यदि संख्याओं को मैं गुणा के खंड के रूप में लिख दूं तो वही कहलाता है गुणनखंड। जैसे 10 है, इसको मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 2 गुना 5। गुना के टुकड़े के रूप में है कि नहीं है? देखो पहले 10 लिख रहा था, अब इसका मैं टुकड़ा कर दिया, गुना के टुकड़े के। अगर योग खंड होता तो, जोड़ने वाला खंड होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। घटाने वाला होता तो ऐसा लिख सकता हूँ। भाग वाला होता तो 30 को 3 लोगों में बांटेंगे, 10। सभी 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? गुना के खंड की। तो संख्याओं को गुना के खंड के रूप में लिखना है। देख लो ऑप्शन में हर संख्या गुना के खंड के रूप में लिखी गई है। पहला हो गया। अब उसके सामने लिखा है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य क्या होता है? अभाज्य हाँ, जो खुद के पहाड़े में आए और दूसरे से भाग ना जाए, सिर्फ खुद से जाए। हर संख्या 1 से भाग जाती है ना। उसके अलावा कुछ संख्या जो है सिर्फ अपने पहाड़े से ही भाग जाएगी, खुद से भाग जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। जैसे 2, बताओ तो ये किसके पहाड़े में आएगी? 1 के और 2 के। इसके अलावा और किसी के पहाड़े में आता है जी? नहीं आता। 5 को देखिए तो 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में। 7 को देखें तो 1 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में, खुद के। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या है? अभाज्य। लेकिन 10 को देखें तो ये किसके किसके पहाड़े में आएगी? 1 के, 2 के, 5 के और 10 के। तो ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में पूछा नहीं, हमको पूछा अभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में? अब ये प्रश्न समझ में आया?
360 का अभाज्य गुणनखंड है। मतलब 360 को मैं गुना के टुकड़े के रूप में लिखूं, यदि सभी संख्या अभाज्य है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। एक भी संख्या उसमें से भाज्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य बोला है तो अब चेक करते हैं। ये देखो 360 को लिखे हैं, 360 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 360 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 360 को ऐसा भी लिखकर बता सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, ऐसे सवालों में आपको गुना करके देखते नहीं रहना, उसका उत्तर उतना ही आएगा। ठीक है, कुछ जगह चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश जगह पूरा उत्तर ऑप्शन जो है वो इसी तरह का दिया रहेगा। तो पहले देखना है उसमें भाज्य है कि नहीं है। इसमें ये देखो अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या, ये है क्या अभाज्य संख्या? नहीं। तो ये उत्तर हो सकता है क्या? गुना के खंड के रूप में लिखा है, लेकिन इसमें भाज्य संख्या है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसको देखो 10 है, भाज्य संख्या है, 6 छक्के 36, 36 दहन 360, इसमें भी भाज्य संख्या, और हमको क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो, ये अभाज्य 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 अभाज्य, और ये क्या है? ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा जी? बी। देख लो सभी संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। चौथा सवाल देखते हैं। 367.1465 में दोनों 6 के स्थानीय मान का योग है। प्रश्न आया समझ में? कितना 6 है इस संख्या में? 2 6। तो दोनों का आपको स्थानीय मान निकालना है और उसको जोड़ देना है। बना सकते हो? चलो बताओ जी, 6 का स्थानीय मान क्या है? ये वाले 6 का 60 है, इधर का निकाल लिया है। देखो तो किस में 60 है? ये हो सकता है क्या उत्तर? ये तो 60, एक तो सौघे से छोटा होगा, इधर वाला सौघे से छोटा है ना, तो इसका उत्तर दशमलव में आएगा। सौघे कितना आएगा? 60। ये हो सकता है क्या उत्तर? नहीं हो सकता। तीनों में देख लो 60 है कि नहीं है? हाँ, अब ये तीनों उत्तर हो सकता है। अब इसमें जोड़ना है, इसका स्थानीय मान 60 है। कितना है स्थानीय मान? 10 में से 1, 100 में से 4, 1000 में से 6। तो इसका स्थानीय मान क्या है? 6/1000। 1000 है कि नहीं है? या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 0.006। ये देखिए, ये दशमलव है ना? यहाँ 0 यहाँ 0, तो सिर्फ ऐसा ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। इसका स्थानीय मान पूछा है। 1000 में से 6 टुकड़ा, इसका स्थानीय मान क्या है? ये 100 में से 4 है कि 10 में से 4 है? तो ये 4/100 है कि नहीं है? या इसको हम 0.04 नहीं बोल सकते जी? बोल सकते ना। इसका स्थानीय मान क्या है? 1/10 या 0.1। इसका स्थानीय मान क्या है? 5। 10,000 में से 5, तो 0.0005। इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? देखो 60 और 0.006 कहाँ है जी? ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अरे दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गया था। इसका उत्तर क्या आएगा? डी। पांचवा सवाल देखते हैं। 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलो चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा? किसका मूल्य पूछा है हमसे? गेहूं का। बताया किसका है? चावल का। कितने किलो चावल का मूल्य दिया है? 1 किलो। 1 किलो का कितना रुपया? 12 रुपया। और एक और दिया है शुरू में, 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलो गेहूं के मूल्य के समान है। मतलब 4 केजी चावल का मूल्य बराबर 6 केजी गेहूं है कि नहीं है? दोनों का कीमत एक बराबर, कीमत एक बराबर है, तो चावल का हम मूल्य मालूम कर सकते हैं ना। चावल का दिया है 1 किलो चावल कितने रुपये का? तो 4 किलो कितने का होगा जी? 12 चौक
48 रुपये का। इसका मतलब 48 रुपये में 6 किलो गेहूं आएगा कि नहीं आएगा? 48 रुपया में 6 किलो आएगा ना, तो 1 किलो कितने का आएगा? 48 रुपया में 6 केजी गेहूं, तो 1 किलो में कितना आएगा? तो 6 को 1 बना लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, तो नीचे 1 किलो गेहूं आया तो ऊपर कितना रुपया आया? 8। और यही हमसे पूछा गया है, तो कौन सा उत्तर सही होगा? बी। 6वें नंबर का सवाल है, एक साइकिल को 800 रुपया में बेचा तो मुझे 20% की हानि हुई। यदि इस साइकिल को मैं 20% लाभ पर बेचता तो कितने रुपए में बेचूंगा? ये आपसे पूछा गया है। क्या इसको हम ऑप्शन से बना सकते हैं? इसमें कितने रुपए में खरीदा था उसको हमको बताया नहीं गया है। सीधा तुमसे पूछ क्या रहा है, यदि मैं इसी साइकिल को 20% लाभ लेकर बेचता तो कितने में बेचूंगा? अभी लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? 800 में बेचा तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ? 20। इसका मतलब मैं इसको 800 से कम में खरीदा था कि ज़्यादा में खरीदा था? ज़्यादा में खरीदा था। तो पहले कितने में खरीदा था वो तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो प्रतिशत है वो क्रय मूल्य को 100% मान कर ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसका 20% हमको लाभ होगा, है ना। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसका 20%। तो दिक्कत ये है, हमको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य दिया नहीं है, क्या दिया है उसके जगह? विक्रय। कितने में बेचा मैं? 800। क्रय मूल्य जितने में मैं खरीदता हूं उसको हम परसेंट में यदि देखें तो उसको बोला जाता है 100%। इसी को 100% बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अब मुझे हानि हो गई, कितने प्रतिशत की हानि हुई जी? 20%। अगर 100 रुपये में मैं खरीद के लाता और बेचूं तो उसको 20 रुपये का मुझे नुकसान होता, तो इसको मैं बेचता तो कितना मुझे मिलता? कितना वापस मिलता? 80% मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना। 100% खरीदे हैं, 20% हानि हो गया, तो 20% कम मिला तो कितना मिला होगा हमको? 80 मिला होगा ना। अगर 100 रुपया में मैं खरीदता और 80 में बेचता तो 20 रुपये का नुकसान होता। तो इसका मतलब 80% मतलब कितना रुपया है? अब रुपये में देखते हैं। 80% मतलब कितना रुपया? 800। तो 80% मतलब 800 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? दोनों एक बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब इसको मैं छोटा कर लेता हूं। चलो देखो, 80 एकम 80, 80 एकम 80 और ये शून्यम शून्य। 1% मतलब कितना रुपया? तो 100% मतलब कितना रुपया? 1000 हुआ कि नहीं हुआ जी? 100% मतलब कितना रुपया? 1000 रुपया। अब देखो 100% हमको पता चल गया, क्रय मूल्य कितना था? 100%। और 100% मतलब कितना रुपया हुआ? 1000। अरे यार 1000 रुपया हुआ। 1000 निकाल लिए। हमारा सवाल बन गया क्या? 1000 में टिक लगा दे। हमको क्या पूछा है? अभी हम बेचे हैं तो हमको हानि हुआ। 1000 में खरीदे हैं साइकिल को और 800 में बेचे हैं तो 200 रुपये का हानि हुआ। यदि मैं इस साइकिल को 20% लाभ पे बेचता तो कितने में बेचता? तो 1000 में खरीदे हैं, इसका 20% फायदा होना चाहिए। तो 20% निकालो, 10% कितना? 100 रुपया। तो 20% कितना रुपया फायदा? 200 रुपया फायदा लाभ। तो इसको हम कितने में बेचेंगे जी? 1000 में खरीद के लाए थे और 200 का हमको फायदा होना चाहिए, तो बेचेंगे इसको कितने में? 1200 में। 1200 में। कहाँ पर है 1200? सी। ये आपका बन गया। देखो क्रय मूल्य को ही हम 100% मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? है ना। जो लाभ हानि वाला आपका पार्ट था उसमें मैं आपको समझाया था, तीसरे नंबर में था। YouTube में आप लोग जाके देख सकते हो। 3rd डे, तीसरा डे। चलिए देखते हैं।
100% ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है कि नहीं है, इसी को 100%। अगर मुझे 10% का लाभ होगा, इसका मतलब क्या होगा, मुझे 10% ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा ना, तो इसको बेचूंगा तो कितने में बेचा मैं, 110 में बेचा, 100% खरीदा, 10% लाभ हुआ, तो बेचूंगा तो 10% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं इसे 50% लाभ लेकर बेचूं तो 50% ज़्यादा मिलेगा, तो बेचेंगे तो हमको 150% मिलेगा। अगर 100% में खरीदा और 100% मुझे लाभ लेना है, मतलब डबल में बेचना है, तो ये कितने में बिकेगा, 200% में बिकेगा, तब तो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना। तो लाभ होगा तो हमको ज़्यादा मिलेगा और हानि हो जाए तो कम मिलेगा। मान लो 100% में खरीदे हैं और हमको 50% का नुकसान हो गया, 100 देकर हम खरीद के लाए थे और बेचे तो 50 कम मिला, तो मिला कितना, सिर्फ 50 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लाभ में एक्स्ट्रा और हानि में थोड़ा सा कम मिलेगा। एक सवाल और देख लेते इसी में। 3000 रुपये में खरीदा, मरम्मत कराया 2000 का, लाभ हुआ उसको 20%, तो बेचता कितने में। यदि यहीं पे लाभ हानि हो जाता उसको 10% में, तो बेचता कितने में। दो सवाल एक साथ देख रहा हूँ ताकि आपका लाभ हानि पूरा हो जाए। चलिए इसको चेक करते हैं। खरीदा कितने में, 1000, मरम्मत कितना कराया, 2000, तो कितना खरीदी पड़ गया उसका, लागत कितना हो गया, लागत हो गया आपका 5000। इसी को बोला जाएगा 100%। इसी का हमको परसेंट निकालना है। इसमें कितने प्रतिशत का हमको लाभ लेना है, कितने प्रतिशत का लाभ लेना है, तो ये 20% हमको कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा। चलो 20% निकाल लेते हैं इसका, 20% निकालो। 10% कितना, 500, तो 20% कितना, 1000, तो लाभ कितना होगा हमको 1000 का। तो खरीदे थे 5000 में, लाभ हुआ 1000 का, तो कितने में बेचते, 6000 में। अब यही यदि लाभ के स्थान पर हानि होता तो इसी सवाल में खरीदे कितने में है, 5000, बेचे तो हमको 10% का हानि हो गया, तो रुपया कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, इससे कम। कितना कम मिलेगा वो परसेंट निकाल के बता देना। कितना परसेंट हानि हुआ हमको, 10% मतलब कितना रुपया, 500, तो इसमें से 500 रुपया हमको कम मिलेगा। हानि हमारा परसेंट में बोलेंगे 10 और रुपये में बोलेंगे तो 500 रुपये। कितना रुपया का घाटा हो गया, 500। खरीदे थे 5000 में, घाटा हो गया हमारा 500 का, तो कितना रुपया हमको वापस मिलेगा, बेचेंगे तो 4500। यही इतने में मैं बेचता। ये देख, कोई भी सवाल आए लाभ हानि का तो इसी तरह से आपको निकालना है। यदि लाभ हो रहा है तो 100% से ज़्यादा मिलेगा, यदि हानि हो रहा है तो 100% से कम मिलेगा। 3% का हानि हुआ मतलब 97% मिलेगा। 20% का घाटा हुआ मतलब जो मिल रहा है वो 80% है। कोई दिक्कत है। में एक सवाल और देख लेते हैं। 540 में बेचा तो 10% का नुकसान हुआ, कितने में खरीदा आपको बताना है। कितने में खरीदा कहाँ पर है, ऑप्शन में है कि नहीं है। कितने प्रतिशत का हमको नुकसान हुआ, 10% का। 10% का हुआ ना, तो किसका 10% कम करेंगे तो इतना रुपया आएगा, ऑप्शन से बना लेना। या एक और तरीका है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, जितने में भी मैं खरीदा रहा हूँगा उसका मुझे 10% कम मिलेगा, तो कितना परसेंट मिलेगा मुझे, 90%। और 90% मिला है तो कितना मिला, 540। तो 90% मतलब 540 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो 1% निकाल लो और 1% निकला तो 100 निकल सकता है। चलो एक ये दे, 9% मतलब 54, 9 एकम 9, 9 छक्का 54। 1% मतलब 6 रुपया, तो 100% माने
600। तो उत्तर कौन सा हुआ हमारा? इसका 10% निकाल के भी देख सकते हो। इसका 10% कितना? 60। तो 60 को कम कर दो तो कितना बचेगा? 540। ऐसा भी हम निकाल सकते हो, ऐसा भी निकाल सकते हो। सनत एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है, कमल उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? प्रश्न आया समझ में? प्रश्न क्या बोल रहा है? एक कुआं यदि मुझे खोदाई कराना है, एक काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये एक कुआं है, इसको यदि मैं सनत से खोदाई कराऊं तो सनत इसको कितने दिन में खोदेगा? 3 दिन में। 3 दिन में। तो कैसे खोदेगा? पहले दिन इतना खोदेगा, दूसरे दिन इतना खोदेगा और तीसरे दिन इतना। ये पहले दिन का काम हो गया, ये दूसरे दिन का और तीसरे दिन का काम कंप्लीट। अगर मैं कमल से इसी कुएं को खोदाई कराऊं तो कमल इसको 2 दिन में खोद देगा। तो 1 दिन में कितना खोदेगा कमल? कितना खोदेगा ना? इसको कितना बोलेंगे? 1/2। 1 दिन में। 1 दिन में। टोटल 2 दिन में खोदता है, 1 दिन में इतना, फिर अगले दिन इतना खोदेगा, 2 दिन में खत्म। अगर मैं दोनों को एक साथ काम पे लगाऊं तो एक और कुआं खोदाई कराना है और दोनों को मैं इस काम पे लगाऊं तो दोनों मिलकर कितना खोदेंगे? सनत खोदता है 1/3 इतना बड़ा और कमल खोदता है 1/2 उतना बड़ा। अब दोनों को मैं एक साथ काम पे लगाऊं तो दोनों के काम को एक साथ कराऊं, जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? जोड़ूंगा ना। चलो जोड़ लेते हैं। ये सनत का और ये कमल का, दोनों का कितना होगा? एक साथ मिलाकर देख लेते हैं, दोनों के काम को देख लेते हैं। क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो क्या करेंगे? 3 और 2 कहाँ मिलेगा? 6। तो इसको हम 6 बना देते हैं। ये लो, ठीक है। इसको हम ऐसा कर देते हैं, 2-2 टुकड़ा किया। इसका मैं कितना टुकड़ा किया? 3-3। ये आया आपका 2/6। किसका काम है? ये सनत का। और 3/6 किसका काम है? कमल का। मतलब एक कुएं का यदि मैं 6 हिस्सा करूं तो उसमें से 2 हिस्सा के बराबर काम करेगा सनत और 3 हिस्से के बराबर कौन काम करेगा? कमल करेगा। अब बताओ दोनों मिलकर कितना काम किए? इतना काम करेंगे ना 1 दिन में। 1 दिन में 5/6। 1 दिन में 5/6। तो इतना खोदने में 1 दिन लगा कि नहीं लगा? अब बताओ एक हिस्सा खोदने में कितना दिन लगेगा? ये 5 हिस्सा को खोदने में 1 दिन का समय लगता है। तो एक हिस्सा खोदने में दिन का कितना हिस्सा करेंगे? 5 हिस्सा। तो अगर 1 दिन का मैं 5 हिस्सा करूंगा तो एक हिस्से में जितना समय होगा उतने में वो एक हिस्सा खोद देगा ना? खोदेगा कि नहीं खोदेगा? 2 समय में 2 हिस्सा खोदेगा कुएं का, 3 समय में 3 हिस्सा, 4 समय में 4 हिस्सा और 5 हिस्सा में पूरा खोदाई कर लेगा। तो एक हिस्सा खोदने में 1 दिन से कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा। तो 1 दिन का कितना हिस्सा करूं मैं? 5 हिस्सा। और एक हिस्से के बराबर खोदा गया तो 1/5 के दिन होगा कि नहीं होगा जी? एक ही हिस्से में खोद देगा ना। देखो ये 5 हिस्सा खोदने में 1 दिन लगा तो एक हिस्सा खोदने में 1/5 दिन नहीं लगा होगा? इतना दिन लगा होगा ना एक हिस्सा खोदने में। तो इस एक हिस्से को खोदने में 1/5 दिन लगा। अब दोनों को जोड़ लो, 1 दिन और 1/5 दिन। ये तो नहीं हो सकता था 2 दिन, ये भी नहीं हो सकता था। दोनों में तुमको देखना था 1 दिन और 5/6 आएगा कि 1 दिन 1/5 दिन आएगा। तो उत्तर कौन सा हुआ? ये। एक सवाल देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? ऑप्शन है आपके पास 6 घंटा 15 मिनट, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे सवालों को आपको सिंपल कैलकुलेशन करके बना लेना है, कोई सूत्र उत्र की जरूरत नहीं है।
1 घंटे में कितनी दूरी? 40। 2 घंटा चलेगा तो 40 40 80। 3 घंटा चलेगा फिर 40 जोड़ेंगे 120। 4 घंटा में कितना पहुंचेंगे? 160। 5 घंटे में कितना पहुंचेंगे? 200। पहुंच गए जी 250। फिर 1 घंटा चलाएंगे तो 240। अब 240 पहुंच गए, हमको जाना था 250, इसमें हम 240 पहुंच गए, बचा कितना है? तो 10 किलोमीटर बाकी है। 1 घंटे में हम जाते हैं 40 किलोमीटर। कितनी दूरी जाते हैं 1 घंटे में? 40 किलोमीटर। ठीक है, अब बताओ आधे घंटे में कितना जाऊंगा मैं? आधे में आधा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? आधे में कितना जाएंगे? 20 किलोमीटर। हमको जाना कितना है? 10 किलोमीटर। तो और इसका भी आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका भी आधा कर लो, ये एक हिस्सा, तो एक हिस्से में मैं कितना किलोमीटर जाऊंगा? 10। अब घड़ी में देख लो, यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट होता है जी? कितना मिनट होता है? 15। 4 15 होता है ना 1 घंटे में। 30 30 मिनट 2 बार होता है। 15 15 मिनट कितने बार होगा? 4 बार। 5 मिनट कितने बार होता है? 12 बार। 10 मिनट कितने बार होता है? 6 बार। 20 मिनट कितने बार होता है? 3 बार। ये 10 किलोमीटर 15 में, इसमें भी 10 किलोमीटर, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो हमारा समय देखो कितना घंटा लगा। 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, 3 घंटे में 120, 4 घंटे में 160, 5 घंटे में 200 और 6 घंटे में 240। अगर मैं 7 घंटा चलाता तो 280 में पहुंच जाता। हमको 7 घंटा चलाना है क्या? नहीं चलाना है। अब ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें भी 6 घंटा से ज़्यादा होगा वो ऑप्शन गलत है। क्या मैं 8 घंटा चलाया? नहीं। 8 चौक 32, 320 किलोमीटर पहुंच जाता है, तो ये उत्तर हो नहीं सकता। 7 चौक 28, 280 किलोमीटर पहुंचता, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब बचा इन दोनों में 6 घंटा है सही, दोनों में 6 घंटा है सही। इसमें 30 मिनट है, तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अगर इसमें मैं 20 और जोड़ता तो कितना पहुंच जाता? 260। तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा उत्तर सही हुआ हमारा? ये वाला। तो आप ऑप्शन से भी इन सवालों के उत्तर को छाड़ सकते हो। इस सवाल को देखते हैं। x का वह मान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है। x का आपको मान बताना है। x कोई संख्या है, हमको मालूम नहीं है। इनमें से कोई 4 है x के जगह कौन सा अंक आएगा हमको मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग बताना, 2 में x जोड़ूंगा तो उत्तर आएगा 5। इसका मतलब क्या है? x के जगह कोई संख्या है, उसको जोड़ूंगा तो उत्तर कितना आएगा? 5। तो x के जगह कौन सा अंक लिखोगे? 3 लिखेंगे तब सही होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही पूछा जाए यहाँ पे मैं कौन सा अंक लिखूं कि जब इसको मैं सरल रूप में बदलूं, इन दोनों का गुना करूं, इन दोनों का गुना करूं और बड़े को छोटे से भाग दूं पीछे वाले को, तो उत्तर में कितना आना चाहिए बोला है? 4/3। तो x का पूछा, x के जगह मैं इसको रखूं, इसको रखूं, इसको कि इसको। इनमें से कोई एक उत्तर है कि नहीं है? चलिए अब इसको बनाते हैं। कौन सा पहले बनाएंगे? कोष्टक वाला। तो 2 ठो कोष्टक है, दोनों एक जैसा है, दोनों को बना लेते हैं। चलिए भाई बनाओ। ये ऊपर नीचे, इसको पहले सरल। 1 सौघे का 11, 3 सौघे का 33 और 7 और, तो 33 और 7 40/11। ये देखो ऊपर 11 नीचे 11, काट कर छोटा कर सकता हूँ। ऊपर 40 नीचे 5, काट कर छोटा कर सकता हूँ। भिन्न वाले चैप्टर में बताया था तुल्य भिन्न। अगर 100/200 है, बड़ी संख्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? मैं चाहूँ तो इसको छोटा कर लूँ। दोनों 10 के पहाड़े में आ रहे हैं ना। ये देखो 10 1 कम 10, 10 शून्यम 0, 10 दूनी 20, 10 शून्यम 0। ये देखो 10/20। अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा करे, 20 टुकड़ा करे तो उसमें सबको 10 मिलेगा। और छोटा करना चाहिए, 10 का और 20 का कैलकुलेशन गड़बड़ है तो और छोटा कर लो। 10 1 कम 10, 10 दूनी 20। अभी भी 1/2 है कि नहीं है? और पहले भी आधा ही था। 200 में से 100 आधा, 20 में से 10 आधा, 2 में से 1 आधा, अभी भी आधा है कि नहीं है? तो हम इसको छोटा करेंगे क्योंकि बड़ी संख्याओं को जोड़ और घटाने में
थोड़ा सा दिक्कत होता है। छोटी संख्या बना ले इसको, ये 11, एक कम 11, 11 की जगह 1 लिखो, 11 की जगह 1 लिखो, ठीक है। 11 टुकड़ा का 1 बना दिए, 11 टुकड़ा का 1 बना दिए। इधर 5 टुकड़ा के 1 बनाओ तो 40 टुकड़ा का क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब यहाँ क्या बचा, 8 बस बचा। 8 को आपको बांटना है। इधर देख लेते हैं 3/7 है, और यहाँ पे मैं कौन सा अंक लिखूं कि इन दोनों का गुना करूं, फिर 8 से उसको भाग दूं, तो उत्तर हमारा कितना आना चाहिए, 4/3। बटे वाला हो सकता है क्या, कोई भी एक संख्या रख के देखते हैं। चलिए 7/2 को रख देता हूँ, इसके जगह 7/2 को रख कर देखते हैं। ऑप्शन से देख लेना, कुछ याद करने की जरूरत है। इसमें से कोई एक x का मान है ना, तो मैं मान लो 1 को रखता हूँ। अगर ये सही होगा तो हमारा उत्तर इतना आ जाएगा। ये देखो, ये कट गया, ये कट गया, उत्तर क्या आया, 3/2। अब भाग है तो भाग तो नहीं बना सकते, गुना इधर बदल देते हैं। कितना आया जी, 16/3। उत्तर कितना आना चाहिए था, 3। गलत हो गया कि नहीं हुआ, मतलब ये गलत। 14 को रख कर देखते हैं, ये 14 रखा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर कितना 6। तो 8 को इधर बचा है 8, इसको भाग देना है 6 से। मैं इसको 8/6 भी लिख सकता हूँ। 8/6, 8 टुकड़ा है, उसको 6 में आपको बांटना है, तो 6 का 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, 6 का 1 बने। और देखो ऊपर और नीचे एक ही संख्या है, तो छोटा बना लेते हैं इसको। चलिए छोटा बना देते हैं, ये 4 और ये 3, 4/3 आया कि नहीं आया, तो हमारा उत्तर कौन सा है, 14। इसे रख के देख लेना, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है क्या। आगे जब मिडिल क्लास में जाओगे तो जब समीकरण पढ़ोगे तो x y वाले में इसको बनाते रहना। अभी समय कम है तो अपने को ज़्यादा दिमाग में लोड देना नहीं है। 10वां सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा 25 के बराबर नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 3 ऑप्शन का उत्तर 25 आएगा। आप इसको सरल करोगे तो सिर्फ एक का उत्तर 25 नहीं आएगा, उसको आपको छांटना है। चलिए बताइए कौन सा होगा उत्तर, जल्दी से छांट के बताओ। ये कितना, 50, इसी देख लेते हैं, घटाना है। ये कितना, 100, 100 को 4 जा बांटो, कितना आएगा 25। ये हो गया आपका 25, और 50 में 25 कम करोगे तो 25 आएगा ना, मतलब ये 25 है। इसको देख लो 20, ठीक है। अब 20 को 4 जगह बांटो, 5, ये 5 कितना आएगा जी, दोनों जोड़ेंगे 25, ये भी सही है। 25 है कि नहीं है, इसको देख लो, ये 10 और 5 दूनी 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, और 10 में 5 को कम करो, कितना होगा 25, ये भी 25 है। इसको जोड़कर देखो, 24 और 2 एकम 2, और 24 और 2 कितना होता है। और हमसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। ये इसका उत्तर आया 25, इसका उत्तर आया 25, इसका उत्तर आया 25, इसका उत्तर आया 26। अब बताओ कौन 25 के बराबर नहीं है, डी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ये तीनों गलत है। बन गया, कॉमन सेंस से बनाना है ऐसे सवालों को। 11वां सवाल देखते हैं, 8,000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 माह का मिश्र धन होगा। क्या पूछा है हमको, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब होता है कितना रुपया हम लौटाएंगे। उधारी लिए हैं 8,000, और जब लौटाऊंगा तो उसमें ब्याज मिला के दूंगा कि नहीं दूंगा, तो ब्याज भी मिलता है और मेरा भी पैसा मिलता है, तो 2 चीज़ मिला है, मिक्सिंग है, तो उसी को मिश्र धन बोला जाएगा। कोई दिक्कत है मिश्र धन में, है ना। साधारण ब्याज वाले चैप्टर एक बार फिर से देख लेना, नहीं आएगा समझ में तो। चलिए देखते हैं, 8,000 20% वार्षिक ब्याज कितना होगा, 20% निकालो तो 8,000 का 20%, जल्दी निकालो भाई। 16 होगा क्या, 16, 10% कितना 800,
तो 20% कितना 1600। एक साल का ब्याज, कितने साल का ब्याज? एक साल का ब्याज, का लिखना भूल गया। एक साल का ब्याज। लेकिन अब हम उस पैसे को, लेकिन हम देखते हैं उस पैसे को हम कितने समय तक रखे हैं? कितने समय तक रखे हैं? 3 महीना। तो क्या मैं 1600 रुपया लौटाऊं उसको? एक साल का दूं ब्याज? कितने महीने का देंगे? 3 महीने का। तो 3 महीने का निकाल लेते हैं, एक साल है। बताओ 6 माह का कितना होगा? कितना होगा? 800 होगा। 800 होगा कि नहीं होगा? तो 3 महीने का कितना होगा? इसका आधा होगा कि नहीं होगा? तो कितना रुपया? 400। लौटाएंगे कितना? 8000 उधारी लिए थे, 400 ब्याज देंगे तो लौटाएंगे 8000 और 400। किस में 8000 400? एक तरीका ये है, सिंपल निकालना है भाई। ये एक साल है, ये एक साल, भिन्न में ही बता देता हूँ। बताओ 6 में अगर इसको मैं टुकड़ा करूँ तो 6 महीना इस पार आएगा, 6 माह इस पार आएगा। तो 6 महीना 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और 3 महीना बोलो तो 4 बार आएगा। मतलब उस पैसे का 4 टुकड़ा कर दो, एक टुकड़े में कितना आएगा हमको पता चल जाएगा। पूरा था हमारा 1600 का मैं 4 टुकड़ा कर दूं तो एक टुकड़े में कितना रुपया आया जी? 400। तो यही तो ब्याज है ना। अगर 6 महीना रखते तो 4 और 4 800, 9 महीना रखते तो 4 तिया 1200 और एक साल रखते तो 4 चौक 1600। एक तरीका ये है बनाने का। दूसरा तरीका देखो, एक साल का ब्याज कितना? 20%। 20% देंगे, एक साल का 20%। तो 6 महीने में आधा ही दूंगा कि नहीं दूंगा? देंगे ना। एक साल का 20% तो 6 महीने का 10%, फिर 6 महीने का 10% और साल भर का 20% हो जाता। 3 माह का कितना दूंगा मैं? 6 महीने का 10% तो 3 महीने का 5%। और हमको पूछा क्या है? 3 महीने का, तो 3 महीने 5% नहीं निकाल सकते। 12वां सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 70,234 है। यदि एक संख्या दूसरी से 4,798 बड़ी हो तो छोटी संख्या क्या होगी? प्रश्न आया समझ में? पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न समझ गए तभी बनाना है, नहीं समझ में आया तो तीर तुक्का नहीं लगाना है, पहले समझना है। तो समझिए पहले क्या बोला है? दो संख्या है, दो संख्या मान लो ए है और बी है, दोनों को जोड़ूंगा तो उत्तर कितना आएगा? 70,234। अब क्या बोला है? इस संख्या से, पहली संख्या से दूसरी संख्या 4,798 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या दूसरी वाली बड़ी होगी, पहली वाली छोटी होगी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? 70,000। कितनी ज्यादा है? 4,798, लगभग 5,000 ज्यादा है। तो हमको बनाना नहीं है, पहले ऑप्शन से देख लो, अगर बन जाएगा तो दन से ऑप्शन से बना लेते। चले ऑप्शन से देखते हैं। ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या आपसे पूछा गया है और छोटी संख्या कहाँ पर है? ऑप्शन में। ऑप्शन को देखते हैं। चलो तो इधर से पीछे से देखते हैं इस बार। कितना हजार है छोटी संख्या? 45,000। तो बड़ी संख्या लगभग 5,000 ज़्यादा है कि नहीं है? तो छोटी संख्या यदि, इसको छोड़ देते, हजार को देखते हैं, इसके भी 1000 को देखते हैं। चलो 4,000 है, ये 45,000 है, तो बड़ी संख्या इससे 4,000 ज़्यादा, मतलब 49,000 होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और दोनों को जोड़ूंगा 70,000 आएगा। देखो 40,000 40,000 80,000 और इधर यहाँ 90 4 94,000। तो क्या ये उत्तर हो सकता है जी? इसको देखते हैं। पहली संख्या यदि 25,000 है तो दूसरी संख्या उससे इतनी ज़्यादा है, चलो 4,000 ही ज़्यादा है, तो ये 25,000, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? उससे 4 ज़्यादा, तो 29,000 है कि नहीं है? तो 25,000 और 29,000 कितना हजार हो जाएगा? 54,000। होना कितना चाहिए था? 70,000। 1,000 और बढ़ सकता है, लेकिन अचानक से 70 तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। छोटी संख्या 37,000,
तो बड़ी संख्या इससे 4000 ज़्यादा, तो 37 और 4 41,000। उत्तर कितना आएगा? 78,000। होना कितना चाहिए था? 70,000। अब इसको चेक करते हैं। छोटी संख्या 32,000, तो बड़ी संख्या 4,000 ज़्यादा, तो 32 और 4 36,000। दोनों को जोड़ेंगे कितना हज़ार हो गया जी? 68,000। होना कितना चाहिए था? 70,000। लेकिन मैं इसको और इतने को छोड़ दिया था ना, तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो 1,000 और ज़्यादा हो जाएगा, 1-2,000। अब बताओ कौन सा उत्तर 70,000 के नज़दीक में है? निकटन पढ़े अंदाजा से कौन सी संख्या जो है वो 70,000 के आसपास होगी? 68,000, ये 78,000, ये 54,000 की 94,000। क्या ये 70,000 तक जा सकता है क्या? ये तो बहुत ज़्यादा है, ये 54 है, एकदम ही कम है। ले दे के अगर थोड़ा बहुत इसको जोड़ दे तो ये 55 या 56,000 तक जाएगा। 70 तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ये 78,000, 8,000 ज़्यादा है, और ये कितना हज़ार ज़्यादा है? सिर्फ 2,000। तो इसका उत्तर क्या होगा? यही होगा। चलो चेक कर लेते हैं। छोटी संख्या है 32,718। हम सोचे हैं 32,718 इसका उत्तर होगा। सही है कि गलत है उसको चेक कर लेना है भाई, डायरेक्ट लगा नहीं देना। तो ये हो गई आपकी छोटी संख्या, छोटी। अब बड़ी संख्या कितनी इससे ज़्यादा है? 4,798 ज़्यादा है। ज़्यादा कौन ज़्यादा है? बड़ी संख्या। तो ज़्यादा बना लेते हैं, उसको जोड़ दो। यहाँ कुछ नहीं है, 0। 8 8 16 6 हासिल 1 है ना, 11 का 1 हासिल 1, 15 का 5 हासिल 1, 7 और 3 37,516। छोटी संख्या है 32,718 और बड़ी संख्या है 37,516। दोनों का योगफल इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए? जोड़ लो। 8 6 14 का 4 आ गया ना, 4 इकाई में लगभग। देख लो, अंदाजे से भी देख सकते हैं। 32,000 37,000 69,000 हुआ, और ये देखो 1,000 ये और हो जाएगा, तो 70,000 होगा कि नहीं होगा? अगर तसल्ली करना तो और आगे बढ़ जाओ जी। ये देखो 2, ये आ गया। 2 कैसे आया जी? 1 3 आएगा, सही है। अब देखो 12 का 2 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1। आ गया तुम्हारा उत्तर, बन गया सवाल। चलिए 13 नंबर का सवाल देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 10 लाख है। यदि नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% वृद्धि होती है तो 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या होगी। समझ में आ रहा है प्रश्न? हर गांव की जनसंख्या बढ़ रही है, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वैसे ही ये एक नगर है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। अब 10 लाख में हर साल 20% की वृद्धि होती है। 10 लाख है तो उसमें अब कितना प्रतिशत बढ़ेगा अगले साल? 20%। तो कितना होगा 20%? निकालना बता दिया था। किसका 20% बढ़ेगा? इसका, 10 लाख का। चलो 20% निकालो, 2 लाख। कैसे निकाले? 10% 1 लाख, तो 20% 2 लाख। अभी नगर की जनसंख्या है 10 लाख। 1 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी? 2 लाख बढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा भाई उस नगर की जनसंख्या?